नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की क्लास में यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है दिसंबर 2018 में, उसके पेपर को एनालिसिस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक देखना, और यदि इस चैनल पर पहली बार आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त सावधान निकले हैं? आदमगढ़, भीमबेटका, महादहा, सराय नहर राय। सही विकल्प होगा आपका महादहा और सराय नहर राय, यानी कि विकल्प नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है और इसका खोज 1951 में अमलानंद घोष ने किया था। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले उसमें शामिल है जुता हुआ खेत, युगल समाधान, ऊंट की अस्थियां, अग्निकुंड और अंत्येष्टि संस्कार के तीन विधियां, जिसमें शामिल है पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। इन सब के अतिरिक्त यहाँ के जो मकान बनाए जाते थे वो कच्ची ईंटों के होते थे। और भूकंप की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमें कालीबंगा से ही देखने को मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना और सतुद्री। सतुद्री का मतलब होता है सतलज नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है किस ग्रंथ में उपलब्ध है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? तो छांदोग्य उपनिषद है इसका आंसर, यानी कि विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य एवं मैत्री को दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? चार विकल्प दिए गए हैं। सही जवाब होगा आपका बृहदारण्यक उपनिषद, यानी कि विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है, दूसरा कारण है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन एक कहता है कि गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। लेकिन कथन आज जो है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि श्रावस्ती में मखली गोसाल अधिकांशतः हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? सही जवाब होगा आपका कुम्हार। और जो मखली गोसाल हैं वो आपका आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था, तो ये जुड़ा हुआ था वस्त्र वितरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ दो राजा शासन करते थे? चार विकल्प दिए गए। सही विकल्प आपका पत्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मे कहाँ का शासक था? तो ये था मिस्र का शासक। ठीक है। एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघरानाओं के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी कहाँ मिला है? चार विकल्प दिए गए। सही जवाब होगा आपका मार्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी में उल्लेखित दक्षिणापथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब होगा आपका प्रतिष्ठान एवं तंगर, यानी कि विकल्प नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? गुफा संख्या 1 और 2 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 16 और 17 में, गुफा संख्या 19। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुफा संख्या 9। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक और आपका पूर्व गुप्तकालीन दक्षिणापथ के शासक हैं, दूसरे और उससे जुड़ा हुआ राज्य है। सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंटराज और पालक जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है। बाकी बताइए आपका ए, बी और डी एक दूसरे से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कुमारगुप्त के समय के एक अभिलेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है, निम्नलिखित में से इसका समकक्ष वर्ष कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 436 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? मालविकाग्निमित्र, मृच्छकटिका, मुद्रा राक्षस, रत्नावली। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृच्छकटिका। मृच्छकटिका किसका है? तो शूद्रक का रचना है ये मृच्छकटिका। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला है कि निम्नलिखित शासकों और उनकी उपाधियों के युग में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अब नहीं का आपको चयन करना है। तो हर्ष और परम सौगात ये उपाधियां गलत है, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। सही क्या है? तो बुद्धगुप्त का जो उपाधि दिया गया वो है परम दैवत का।
कुमारगुप्त को परम भागवत का उपाधि मिला है, प्रवरसेन द्वितीय को परम महेश्वर का उपाधि मिला है और हर्ष को मिला था महाराजा धीराज का उपाधि। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब इसके लिए 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही गलत है आपका, बाकी 3 ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है। जैसे कि अगर इसका सही आंसर देखें तो लक्ष्मण मंदिर जो कि सिरपुर में है, इसे महारानी वाष्टा के द्वारा बनाया गया था और वाष्टा जो है वो हर्षवर्धन की पत्नी थी। ठीक है। मेगुती मंदिर जो एहोल में है, इसे रवि कृति द्वारा बनाया गया था। मल्लिकार्जुन मंदिर जो कि पदकल में है, इसे त्रैलोक महादेवी द्वारा, और वैकुंठ पेरुमल मंदिर जो कि कांची में है, इसे नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शिखर द्रविड़ शैली का है। सही विकल्प हो आपका ग्वालियर का तेली मंदिर यानी कि विकल्प नंबर डी। यदि आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हिस्ट्री की जीत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में किसका देवल पंचरथ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प हो आपका लिंगराज भी है, मुक्तेश्वर और महाराजा रानी यानी कि राजा रानी, ये 3 जो है सही विकल्प होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है दूसरा कारण है। वक्तव्यों को पढ़ें और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। कथन क्या कहता है कि कलचुरी राजा गांगेदेव की विक्रमादित्य के रूप में प्रसिद्धि थी, उसने लक्ष्मी प्रकार के सोने के सिक्के चढ़ाए थे। 4 विकल्प दिए गए हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं कर पाता, इसलिए विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने एक बौद्ध विहार बनवाया था। बोधगया में, नालंदा में, सारनाथ में, श्रावस्ती में। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सारनाथ में बनवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा संस्थापकों और प्रमुख नगरों का युग्म सुमेलित नहीं है। अमोघवर्ष मानखेत के संस्थापक है, बिल्कुल सही है। ललितादित्य परिहासपुर का संस्थापक है, बिल्कुल सही है। अवंतीवर्मन अवंतीपुर का स्थापना किए थे, बिल्कुल सही है। महेंद्रपाल महोदय नगर नहीं, ये गलत है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक और लेखक है, दूसरे और उसका आश्रयदाता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर का चुनाव करना है। 4 कूट दिए गए हैं आपके पास। सही सुमेलित होगा आपका हेमचंद्र कुमार पाल, जयदेव लक्ष्मण सेन यानी कि लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था, अनंत के दरबार में क्षेमेंद्र रहता था और महेंद्र पाल के दरबार में राजशेखर रहता था। ठीक है। इस प्रकार से सही सुमेलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक और आपके ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरा आपको लेखक दिए गए हैं। ठीक है। तो हर्ष का आपका रत्नावली बिल्कुल सही सुमेलित है, भास का प्रतिमा नाटक बिल्कुल सही है, क्षेमेंद्र का नर्ममाला बिल्कुल सही है, भरावी का कीर्तार्जुनी होते हैं, मालती माधव नहीं है, मालती माधव भवभूति का है, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे सही सुमेलित किया गया है क्षेमेंद्र का नर्ममाला, हर्ष का रत्नावली, भास का प्रतिमा नाटक, भवभूति का मालती माधव। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है। भवभूति, कालिदास, राजशेखर, संध्याकर नंदी। सही विकल्प होगा आपका संध्याकर नंदी यानी विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के प्राचीनतम भास्कर निम्नलिखित में से कौन है। माधव भट्ट, सायन, स्कंद स्वामी, वेंकट माधव। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कंद स्वामी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1121 ईस्वी के एक अभिलेख में एक आयुर्वेद विद्यालय का उल्लेख है, जहां चरक संहिता एवं वानभट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वह विद्यालय कहां पर स्थित है। सही विकल्प होगा आपका तिरुवाडुतरई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है महमूद गजनबी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित किस शासक ने उसका पुनरुद्धार करवाया था। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुमारपाल ने। अगला प्रश्न है कि अभिनव गुप्त निम्नलिखित किस संप्रदाय की प्रसिद्ध आचार्य थे। तो प्रतिभिज्ञा के थे यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। यहाँ पे आपको कथन और कारण दिया गया है। अब इनमें से आपका पहला कथन है कि नाना देशी व्यापारिक संघ ने दावा किया कि उन्होंने अनेक देशों के भ्रमण किया। रीजन कहता है कि सुमात्रा में लोबुतुवा से प्राप्त
11वीं शताब्दी के एक खंडित तमिल अभिलेख में उनका उल्लेख मिलता है। अब इस कथन और कारण में आपको स्पष्टीकरण बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आपका जो है आर यानी कि आपका जो कारण है वो कथन का बिल्कुल स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि परमार्थ चीन में 20 वर्ष से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। वे कहाँ के रहने वाले थे? तो वो उज्जैन के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, ये आपका आंसर है, एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखकों और उनकी रचनाओं का युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे तारीख शाही, ये गलत है आपका। ये तारीख शाही जो अहमद यादगार का है, तो डायरेक्टली ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सही सुमेलन क्या है? तो अहमद यादगार का तारीख शाही, मिनहाजुल सिराज का ताबक्यात नासिरी, अमीर खुसरो का हस्त बिहसित और जियाउद्दीन बर्नी का फतवा जहांगीरी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है, दूसरा कारण है। वक्तव्यों को पढ़िए और निचले कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन कहता है कि दास प्रथा एक संस्था थी जो लंबे समय से दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में विद्यमान थी। कारण कहता है कि लेख पद्धति उल्लेख करती है कि दास सैन्य अभियानों में बंदी बनाए गए लोगों में से नहीं बनाए जा सकते थे, न ही स्वतंत्र व्यक्ति अभावग्रस्तता के कारण स्वयं को दासता के लिए प्रस्तुत कर सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब का आपको चुनाव करना है दोस्तों। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका यहाँ पे ए सही है, लेकिन आर गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब निकल के आएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन है दूसरा कारण है। कथन के अकॉर्डिंग कारण स्पष्टीकरण देता है कि नहीं, आपको चयन करना है। चंगेज खां के परिवार का अर्धदैवी मूल और उसकी सफलता तथा जीवन वृत्ति ने उसके खानदान को प्रेरणा तथा रौब की वस्तु बना दिया था। उसने 16वीं सदी तक अपने परिवार की संप्रभुता अक्षुण्ण बना रखी। रीजन कहता है कि चंगेज खां वंश का सम्मोहन ऐसा था कि तैमूर ने भी चंगेज खान के वंशज के नाम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना उपयुक्त समझा और अमीर या बेग की विनम्र उपाधि से ही संतुष्ट रहा। अब कथन और कारण को आपको देखना है कि सही स्पष्टीकरण दे रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल स्पष्टीकरण आर जो है वो ए का दे रहा है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ऊंट एक पैसा यानी कि एक दाम में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपर्युक्त कथन में से जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन का उल्लेख करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थयात्रियों के दिनों तथा सफर के महीने के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यानों या तालाबों के किनारे जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत तथा नृत्य का वातावरण था। इन दांतों पर एक टंका या फिर अधिक खर्च होता था। शेख नसरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल की बात कर रहा है? चार विकल्प दिए गए हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके पास है कि जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस लोधी सुल्तान की पहचान कीजिए। तो सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन से सही हैं, आपको चुनाव करना है। पहला आपके पास बोला है कि वल्लभाचार्य आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे किंतु बनारस में रहते थे, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य ने सबसे पहले दामोदर दास को ब्रह्म संबंध मंत्र द्वारा दीक्षा दी, बिल्कुल सही है। वल्लभ संप्रदाय में गुरु की गद्दी उनके वंशजों तक ही सीमित रही और उनके किसी भी शिष्य को दूसरे की दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, ये भी सही है। वल्लभ के अनुसार ब्रह्म की प्रकृति को प्रस्तुत करने की दो अलग अलग रीतियां पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है और गीत एक सच्चा शास्त्र है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि चारों विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शेख बायजीद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे नूर बस्तियां और ईरान है यही आपका गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। तो सही सुमेलन क्या है? इसका मतलब होता है मध्य एशिया और ईरान का संबंध। बिस्तामिया तुर्की से जुड़ा हुआ है, सतारिया भारत से और नूर बख्शियां मिस्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। कथन कहता है कि 14वीं सदी का मध्य प्रायद्वीप में मालाबार और बंगाल की स्वतंत्रता तथा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था। कारण कहता है कि मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गया
और उसने उन्हें अधिक स्वायत्ता प्रदान की। ये गलत था, आपका रीजन तो गलत है, लेकिन आपका जो कथन है वो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौलाना कबीर सुल्तान के शिक्षक थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए वे हिरात चले गए। सुल्तान ने उन्हें वहां से बुलाया और शेख उल इस्लाम की पद पर नियुक्त किया। कश्मीर के सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने अपने शिक्षक को सम्मानित किया था। तो सुल्तान जैनुल आबदीन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। कथन कहता है कि गिलोम एडम ने इस मान्यता के आधार पर कि मामलुक मिस्र दोनों का समान शत्रु होगा, लैटिन ईसाइयों और इलखानिया ईरान के बीच गठबंधन के पक्ष का समर्थन किया था। रीजन कहता है कि मिस्र के साथ लाल सागर से होकर भारतीय व्यापार की नाकाबंदी के लिए नौसैनिक अवरोध खड़ा करने की धारणा और योजना एक नया विचार था, किंतु इसे कभी भी व्यवहार में नहीं लाया जा सका। तथापि लगभग 2 सदियों बाद पुर्तगालियों ने इसे कार्यान्वित किया था। बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता भी है। ठीक है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों की क्षति नहीं पहुंचाने, और यदि कोई व्यापारी दुर्घटना में और बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उनकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा था। इस सही जवाब होगा आपका शेरशाह, ये शेरशाह का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसने आय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा था। मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर ने ऐसा कथन कहा था। अगला प्रश्न आपके पास है, ईरान से आया रफीउद्दीन सिराजी लिखता है कि मैं आगरा में भीड़ के बीच तंबू के बने घेरे में खड़ा था, तभी अचानक आवाज गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करे। मैं समझा कि राजा आ गया है। मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका था। मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या फिर अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया, दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज्यादा है, परंतु राजा स्वयं सबसे ज्यादा अनौपचारिक है। वह साथियों व अजनबियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में सिराजी ने यह लिखा था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर के बारे में यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है कि वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई। वतन जागीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला लिखा गया यहाँ पे कि यह अस्थायी एवं वंशानुगत भू अनुदान थी, बिल्कुल सही है। भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए यह जब्त किया जा सकता था, ये भी सही है। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था, बिल्कुल सही है। वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जाता था, ये भी सही है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ठीक है। अगला है, महिलाओं को दिए गए अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें आपके पास। पहला आपके पास विकल्प में कहा गया कि अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदान की बात करता है। दूसरा कह रहा है कि जहांगीर ने अपने पिता की धाय बहन को महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों का विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया था। मजहर शाहजहानी में इम्मा चक को यानी भूमि की 2 श्रेणियों चक हा ए मुस मत्ती यानी महिलाओं द्वारा धारित भूमि और मुजक्कराती पुरुषों द्वारा धारित भूमि का उल्लेख मिलता है। मदद इस मास के बारे में 1690 के फरमान द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यदि वह विवाहित हो या उसके पास अन्य प्रावधान हो तो उसे उसके हिस्से से वंचित किया और यह निर्धारित किया कि एक विधवा अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान रख सकती है। नीचे दे कूट का सही उत्तर चुनना है, तो इसमें सही विकल्प चारों होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही विकल्प है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शाहजहां ने जब करोड़ी यानी कि आमिल का मतलब होता है राजस्व संग्रहकर्ता और अमीन यानी कि कर निर्धारक के पद को विभाजित कर दिया तो करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया था? 8% से कम करके 5% कर दिया गया था, यानी कि विकल्प नंबर डी इसके लिए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और उनके आधुनिक कार्य के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक और आपके पास राजस्व है और उनसे जुड़े हुए आधुनिक अर्थ हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आपका सही जवाब होगा अखल का बंजर भूमि, यानी कि अखल का अर्थ होता है बंजर भूमि। बुध और नाबुद का अर्थ होता है कृषि और आकर्षित
आकृषित भूमि। इदरात का होता है कर मुक्त भूमि, अनुदान से भिन्न वजीफा। और इमलाक का होता है राजा के से प्राप्त अनुदान द्वारा धारित कर भूमि। ठीक है, इसलिए विकल्प सी होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बादशाह शाहजहां और गुरु हरगोबिंद के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण से एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया था? सही जवाब होगा पाइंदा खान, यानी कि विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है किसके काल में अष्टप्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा नामक 2 नए पद जोड़े गए थे? तो छत्रपति राजाराम, यानी कि विकल्प नंबर बी इसके लिए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र था? तो दसवंत जो है वो कहार का पुत्र था, विकल्प नंबर ए इसके लिए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चित्रकला का कांगड़ा शैली के मुख्य विषय थे? कृष्ण राधा, शिव पार्वती, नायिका भेद, संयोग और वियोग। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही विकल्प का चयन करनी है। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका सारा, यानी कि कृष्ण राधा, शिव पार्वती, नायिका भेद और संयोग और वियोग, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक और कलाकार है, दूसरे और उससे जुड़ा हुआ उपाधि है। अब्दुल समद, अब्दुल समद को श्री कलम का उपाधि दिया गया था, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। अबुल हसन को दिया गया था नादिर उल जमा का, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। कश्मीर का मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को दिया गया था जरी कलम का। और उस्ताद मंसूर को दिया गया था नादिर उल असर का। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलककालीन ढलवादार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? हसन खान का मकबरा, ईसा खान का मकबरा, आदम खान का मकबरा और शेर शाह का मकबरा। सही जवाब होगा आपका ईसा खान का मकबरा, यानी कि विकल्प नंबर बी। अगला यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है कि मनुकी कहता है सूरत में पोतोरोहन के लिए पहुंचने पर आप प्रचुर मात्रा में धन पाते हैं, क्योंकि भारत के अमीरों का प्रमुख व्यापार फिरंगी देशों फ्रांस, इंग्लैंड और यहाँ तक कि इटली के लिए सट्टेबाजी पर अपना धन लगाना था। कारण कहता है कि यद्यपि अमीरों द्वारा व्यापार देश में कुल व्यापार का एक अंश मात्र था। इसका अर्थ कृषि से निकाले गए संसाधनों के एक हिस्से से घरेलू और विदेशी व्यापार में विपतित करना है। अब कथन और कारण में कौन सा आपका सही है, इन सही विकल्पों का आपका चयन करना है। ठीक है, तो सही विकल्प में आपको चयन करनी है दोस्तों। सही हो जाएगा आपका डी, यानी कि दोनों ही कथन आपका और कारण दोनों गलत है आपका। ठीक है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलीवल खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था? तो हसन खान सुर का मकबरा का भी था और शेर शाह का मकबरा का भी था, इसलिए विकल्प नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे है, विकल्प नंबर ए इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए, तो बादशाह ने यह कहकर कि वह मोटा राजा है उनकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा, उसकी रियासत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा कि निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। सही जवाब होगा जोधपुर का राजा उदय सिंह के बारे में बात हो रहा था और ये कथन कहा था अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है मध्यकालीन भारत में विभिन्न मतों के लोगों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। मुगल शासक और अमीर एक ब्राह्मण तपस्वी और वैदिक विचारों के प्रतिपादक जदरूप गोसाई के साथ चर्चा किया करते थे। वे उनके वेदांत के ज्ञान से प्रभावित थे, जिसे सूफीवाद के समान माना गया था। निम्नलिखित में से कौन जदरूप गोसाई से मिलते थे? तो अकबर भी मिलता था, जहांगीर भी मिलता था और मिर्जा अजीज कोका भी, यानी कि विकल्प नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन किया को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना आपको। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले आपका बहादुर शाह आया था। ठीक है, बहादुर शाह का फिर आया था जहांदर शाह, इसका फिर आपका आया था फरूख शाह और फिर आया था रफे उद्दरजात। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है क्रम दिया गया है, आप ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपके फिर जो है वो गद्यांश दी गई हैं, इनमें से आपको पढ़ कर आंसर दे दिए। तो डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। प्रश्न है कि भारतीय जहाजों में तख्तों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता था? कावल, धातु तलछट, गहनी तकनीक और ग्रूव तकनीक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रूव तकनीक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मार्को पोलो के अनुसार भारतीय जहाजों में सामान्यतः कितने
मसलूत मस्तूल होते थे? 1, 2, 3 और 5। सही जवाब होगा 1। अगला है कि मार्को पोलो जब यह शिकायत करता है कि भारतीय जहाज़ों में जब माल लादे जाते हैं तो उन्हें ढकने के लिए केवल एक आवरण था, तो यह वह निम्नलिखित में से किसके नहीं होने की शिकायत करता है? सही विकल्प होगा नौतल का। ठीक है। मार्को पोलो लोहे की कील नहीं होने की शिकायत करता है। निम्नलिखित 17वीं शताब्दी के किस यात्री ने भी स्क्रू के ग्रूवों को काटने में खराद के प्रयोग की अनुपस्थिति की शिकायत की है? तो सही जवाब होगा थिबोनो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है जेम्स मिल और उनके उपयोगितावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? अब 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प को आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है। तो बता रहा है पहला कि उपयोगितावादी होने के नाते जेम्स मिल संस्कृत और फारसी विद्या को दृढ़ समर्थन दे। गलत हो जाएगा ये आपका, यही विकल्प आपका गलत है। ठीक है। और बाकी बात सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कहता है कि जहां तक राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के संबंध है, आर पामदत्त और ए आर देसाई ने इस विचारधारा की आधारशिला रखी थी, लेकिन अन्य ने बाद के वर्षों में इसकी विकसित किया। बिल्कुल सही है। वे राष्ट्रीय आंदोलन को एक संरचनात्मक बुजुर्गा आंदोलन के रूप में देखने को प्रवृत्त होते हैं। ये भी सही है। अगला है कि वे राष्ट्रीय आंदोलन की वर्गीय प्रवृत्ति की व्याख्या उसके संघर्ष के रूपों, उसके रणनीतिक रूपों से पीछे हटने और समझौता के अर्थों में करते हैं। ये भी सही है। विकल्प नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित की गई थी एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन को 1876 में स्थापित किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। मद्रास महाजन सभा को 1884 में स्थापित किया गया था ई.भी. राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम और अय्यर के द्वारा। ठीक है। और द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में स्थापित किया था फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और के.टी. तेलंग के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? सही विकल्प होगा आपका पीसी जोशी। पीसी जोशी जो है वो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने 1862-63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था? तो ये करसनदास मुलजे के विरोध में किए थे। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यह आस्था कि ईश्वर एक है और उसका कोई रूप नहीं होता। ये तो बिल्कुल सही है। मनुष्य की जातियों के उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में विश्वास, ये बिल्कुल सही है। हिंदू समाज से एक भिन्न संप्रदाय बनाने में विश्वास, नहीं, ये गलत है आपका। इसलिए विकल्प नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आदिवासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला विकल्प कहता है कि लॉर्ड लिटन की नस्ल भेदभाव की नीतियों के कारण वासुदेव बलवंत फड़के का सशस्त्र विद्रोह तेजी से भड़का था। नहीं, ये गलत है आपका। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए सही जवाब है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है और दूसरा आपका कारण है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन हमारे पास कहता है कि 1892 तक साम्राज्यिक और प्रांतीय विधान परिषदों के पूर्ण रूप में मनोनीत निकाय होने के बावजूद उनके पास बजट पर 4 प्रश्न पूछने की संवैधानिक अधिकार थे। नहीं, ये तो गलत है भाई। अगला प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल विधेयक से उठा तूफान सर्वाधिक उग्र था, लेकिन किसी भी तरह से गोरों के नस्लवाद की एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं था। दोनों ही गलत है। इसलिए विकल्प नंबर डी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत ICS इंडियन सिविल सर्विस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी? 4 विकल्प इसके लिए आपके पास दिए गए हैं। सही विकल्प होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही विकल्प हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के लेखन के प्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का सर्वप्रथम आविर्भाव वायसराय की आधिकारिक घोषणा से हुआ था और वी चिरोल, रॉलेट समिति और वर्नी लोवर द्वारा विश्वासपादक ढंग से प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल सही है।
इसका सर्वप्रथम सिद्धांतीकरण 1940 में ब्रूस टी मैक्यूरी द्वारा किया गया था और इसके उदार संस्करण को रेजिनाल्ड कूपलैंड और पर्सिवल स्पिनर ने अंगीकरण किया था, ये भी सही है। इसके रूढ़िगत संस्करणों को अधिक स्पष्ट और अधिक आकर्षक 1968 के बाद जॉन गेलधर और अनिल सील द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। अगला विकल्प यहाँ पे डी है, तो सारा सही है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी इसके लिए गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि साम्राज्यवादी लेखकों का मानना था कि भारत एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में नहीं, ये आपका गलत आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत में किसान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 विकल्प दिए गए, इसमें भी पहला आपका ए बोल रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। दूसरा विकल्प आपके पास बोल रहा है यहाँ पे कि कांग्रेसी सोशलिस्ट द्वारा 1938 में उत्कल किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो देखो पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन बी जो आपका वो गलत है यहाँ पे, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 4 विकल्पों में ये 2 विकल्प यहाँ पे है आपके पास। पहला आपका इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यकर्ता एनजी रंगा ने 1933-34 में आंध्र में अनेक किसान मोर्चा आयोजित किया और जमींदारों के उन्मूलन की मांग की, ये सही था। 1935 में एनजी रंगा और EMN नंबूदरीपाद ने मद्रास प्रेसिडेंसी में किसान आंदोलन के प्रसार का प्रयास किया और साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ पीजेंट एंड एग्रीकल्चर लेबर का गठन किया, ये भी सही है, इसलिए विकल्प नंबर बी ही उसके लिए गलत आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में नारीवादी हैं, दूसरी ओर उनकी कृतियां हैं। तो पहला आपका है मेरी वुल्टनेस्ट-क्राफ्ट, इसका सही जवाब होगा आपका विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ताराबाई सिंधी का स्त्री पुरुष तुलना, ऑप्शन नंबर 1। पंडित रमाबाई का आपके पास यहाँ पे जो है वो है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। और मिलिसेंट गैन फॉरेस्ट का हो जाएगा विमेंस सप्रेस मूवमेंट। इस प्रकार से ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के स्थान और वर्ष को इंगित करता है। तो 1885 में हुआ था पहला अधिवेशन और मुंबई में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित प्रबोधनकालीन दार्शनिकों में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। एडम्स बर्ग, डेनिस डिडरो, एडवर्ड गिब्बन, डेविड ह्यूम। सही विकल्प होगा आपका एडमंड बर्ग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। सही विकल्प होगा आपका स्वामी विवेकानंद, यानी कि विकल्प नंबर बी इसके लिए सही जवाब है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित पत्रिकाओं यानी समाचार पत्रों में से कौन सा पत्रिका या फिर समाचार पत्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। तो सही विकल्प होगा जागृति। जागृति जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी बात मुख्य नायक हो गया आपके पास, बहिष्कृत भारत हो गया, जनता हो गया, ये सारे जो है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है, नहीं था। तो हो जाएगा इसका सही जवाब श्रीपाद अमृत डांगे, ये इसके सदस्य नहीं थे। बाकी बात आपका अच्युत पटवर्धन हो गए, नरेंद्र देव हो गए, जयप्रकाश नारायण, ये आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प आपका डेनिस डिडरो। डेनिस डिडरो जो है वो पूर्व समाजवादी समूह से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, मार्क्स का। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस कथन का लेखक के श्रेय गलत तरीके से दिया गया है। 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का आपको चुनाव करनी है। ठीक है, तो पहला बोलता है व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्र और गौरव प्राप्त कर सके, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बिल्कुल ये विकल्प सही है। मध्यरात्रि के घंटे की दस्तक पर जब विश्व सो रहा होगा तो भारत प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जागेगा, जवाहरलाल नेहरू, ये बिल्कुल सही है। 1920 में प्रारंभ हुआ संघर्ष मर मिटाने का संघर्ष है, चाहे यह 1 माह या 1 वर्ष या अनेक महीनों या फिर अनेक वर्षों में समाप्त हो। चितरंजन दास, नहीं ये गलत था आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अंतिम युद्ध शीघ्र ही प्रारंभ होगा, इसका परिणाम निर्णायक होगा, हमने इस संघर्ष में भाग लिया और हमने यह कहने पर गर्व है, भगत सिंह।
सुखदेव और राजगुरु, बिल्कुल ये सही जवाब है। तो चारों विकल्प में 3 सही हैं आपके, ऑप्शन नंबर सी केवल गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में से संबंधित नहीं था? तो शौकत उस्मानी ये बिल्कुल नहीं थे। बाकी बात राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, ये तीनों जो हैं वो आपका काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की संज्ञा दी गई थी? तो रानी गैडोनल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसमें आपका यहाँ पे कह रहा है कि किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने में प्रेरित हुए। 4 विकल्प इसमें आपको दिए गए हैं, इन 4 विकल्प में सही विकल्प का आपका चयन करना है। तो सही होगा आपका विद्रे रामचंद्र रेड्डी, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया? सही विकल्प होगा चार्ल्स ब्रैडलो। चार्ल्स ब्रैडलो ने उन्हें प्रभावित नहीं किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसने निम्नलिखित शब्द कहे थे? विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहिष्णुता, विवेक, बुद्धि, विचारों के साहस और सत्य की खोज का प्रतीक है। यह सदैव उच्चतर लक्ष्यों की दिशा में मानव जाति के अग्रवर्ती मार्च का प्रतीक है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य पर्याप्त ढंग से निभाते हैं तो यह राष्ट्र और जनता के लिए शुभ होगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो है कथन और कार्य से जुड़ा हुआ है। कथन कहता है कि इतिहासकारों को वर्तमान और अतीत में प्रचलित नैतिक विचारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कारण कहता है कि इतिहास लेखन के विरूपीकरण में जानबूझकर या फिर बौद्धिक उपेक्षा का एक तत्व होता है, जिसमें निष्कपट गलत व्याख्या या फिर मिथ्या बोध को दूर रखा जाता है। तो ये दोनों ही सही है बिल्कुल, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता है, जिस कारण से विकल्प नंबर बी इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताया गया है, एक और आपका लेखक है, दूसरी ओर आपका पुस्तक है। जैसे सबसे पहले आपका डेविड अर्नोल्ड। डेविड अर्नोल्ड की पुस्तक का नाम है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन कॉलोनियल इंडिया। इस प्रकार से आपका हो जाएगा ए का 2। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है स्टैनली वॉलकॉट, ये गांधी जी पैशन के नाम से पुस्तक लिखे थे। डेविड को आपका हो जाएगा ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म एंड द बंगाल रेनेसेंस, और दीपेश चक्रवर्ती का है प्रोविंशलाइजिंग यूरोप, पोस्ट कोलोनियल थॉट एंड हिस्टोरिकल डिपेंडेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शीघ्र स्वतंत्र होने वाले भारत में आर्थिक विकास की नीति निर्धारण करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी? सही जवाब हो आपका 1938 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील संधि के अंतर्गत सिद्धांत नहीं था? तो एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक आदर करना ये तो था। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों का साझा ना करना ये गलत है, ये बिल्कुल ये नहीं था। ठीक है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप ये बिल्कुल था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये बिल्कुल था। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये जो है पंचशील सिद्धांत के संधि के अंतर्गत शामिल नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंचशील सिद्धांतों के अंदर कौन कौन शामिल है। तो एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता व प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान शामिल है, पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये 5 लक्षण हैं आपके जो कि पंचशील समझौता के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक और लेखक हैं, दूसरे उनकी कृतियां हैं। सबसे पहले जूडिथ एम ब्राउन। जूडिथ एम ब्राउन का है गांधी प्रिजन ऑफ होप, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मुशीरुल हसन। मुशीरुल हसन का है इंडियाज पार्टीशन, तो इंडियाज पार्टीशन ऑप्शन नंबर 4 में है आपका। प्रोसेस, स्ट्रेटेजी एंड मोबिलाइजेशन। डेविड ए लॉ की बात करें तो ब्रिटेन एंड इंडियन नेशनलिज्म है ये आपका, तो डेविड आपका हो जाएगा ब्रिटेन एंड इंडियन नेशनलिज्म। और डी रोदरमंड का अगर बात करें तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे द फेजेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस प्रकार से ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे आपको जो है गद्यांश दी गई हैं, इन गद्यांशों के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन पहला यहाँ पे क्या बता रहा है आपके पास, अंग्रेजों ने भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रता क्यों नहीं दी? प्रत्येक बार गद्यांश में क्या लिखा हुआ है?
राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ से ही नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उत्साही था। इसलिए राष्ट्रवादियों ने प्रेस, बोलने और सभा करने की स्वतंत्रता तथा अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं पर औपनिवेशिक शासन के प्रहार के विरुद्ध संघर्ष किया। जवाहरलाल नेहरू संभवतः नागरिक स्वतंत्रता के सर्वाधिक दृढ़ पैरोकारी थे। उन्होंने इन स्वतंत्रताओं को उतना ही अधिक महत्व दिया जितना कि आर्थिक समानता और समाजवाद को। उन्होंने 1931 में कराची में मौलिक अधिकारों के बारे में पारित प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। इस प्रस्ताव में भाषण और प्रेस के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। धर्मनिरपेक्षता के आरंभ से ही राष्ट्रवादी विचारधारा एक मूल घटक बना गया और हिंदू मुस्लिम एकता पर भारी बल दिया गया। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट रूप से समझा गया कि क्षेत्रीय, धार्मिक, जातिगत, निर्जाति और भाषाई भिन्नताओं को अंगीकरण करते हुए एक राष्ट्र के रूप में भारतीय जनता को एकता के सूत्र में बांधने का उद्देश्य प्राप्त होगा। 1921 में भाषाई आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रांतीय और क्षेत्रीय समितियों को गठित कर भिन्न भिन्न भाषाई समूह की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को अंगीकार किया गया, न कि ब्रिटेन निर्मित बहुभाषाई प्रांतों के आधार पर। अपने प्रारंभिक चरणों से भारतीय राष्ट्रवादियों ने लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि देश के पूरे आर्थिक रूपांतरण का लक्ष्य आधुनिक औद्योगिक एवं कृषि संबंधी विकास हो, जिनसे विदेशी पूंजी से मुक्त होने के आधार पर भारत को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वदेशी पूंजीगत सामानों का निर्माण हो और स्वतंत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की आधारशिला रखी जाए। क्वेश्चन है हमारे पास कि अंग्रेजों ने भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रता क्यों नहीं दी थी। 4 विकल्प इसके लिए हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कहता है कि क्योंकि भारतीय इसके योग्य नहीं थे, बिल्कुल यही इसका कथन था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें नेहरू का विश्वास नहीं था। तो नेहरू का विश्वास जो है वो आर्थिक असमानता के ऊपर नहीं था, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने किसको एक अनिवार्य आवश्यकता माना। तो सही जवाब होगा इसकी बहुसांस्कृतिक विविधताओं के संरक्षण को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया। तो संगठन में भारतीयों के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर के, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादियों के द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को परोपकारी नहीं की गई। सही विकल्प होगा आपका बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजियों के आमंत्रण, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 2018 का यानी कि 2018 का जो दिसंबर सेशन में एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसके 100 के 100 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन किए। इसका एक्सप्लेनेशन का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हुआ था, ठीक है। और इस प्रकार के और वीडियो चाहिए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।